नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट की, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ये एक्ट रिवॉल्ट ऑफ 1857 के तुरंत बाद लाया गया। आप जानते हैं 1857 का रिवॉल्ट ब्रिटिशर्स के लिए बहुत बड़ा शॉक था। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया और अब इंडिया सीधा ब्रिटिश क्राउन के कंट्रोल में आ गया। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ आ गया कि अगर इंडियंस को बिल्कुल इग्नोर किया गया तो फिर से रिवॉल्ट हो सकता है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि इंडियंस को एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ जगह देनी चाहिए। यही सोच थी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के पीछे। अगर हम इसकी बैकग्राउंड की बात करें तो 1857 के रिवॉल्ट को अक्सर फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। इस रिवॉल्ट में चाहे सिपाही हो, जमींदार हो या आम जनता, सभी ने कंपनी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। ब्रिटिशर्स ने रिवॉल्ट को दबा तो दिया, लेकिन उनके मन में डर बैठ गया। उनको लगा अगर हम इंडियंस को गवर्नेंस में शेयर नहीं देंगे तो वो फिर से रिवॉल्ट करेंगे। इसलिए उन्होंने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के जरिए इंडियंस को पहली बार गवर्नेंस में शामिल किया, वो भी बहुत लिमिटेड तरीके से। इस एक्ट की प्रोविज़न्स पे बात करें तो पहला तो था एक्सपेंशन ऑफ वाइसराय काउंसिल। सबसे बड़ा चेंज ये था कि वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक्सपेंड किया गया। अब इसमें 6 से 12 एडिशनल मेंबर्स नॉमिनेट किए जा सकते थे। ये मेंबर्स सिर्फ लॉ मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते थे। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसमें कुछ इंडियंस को भी नॉमिनेट किया गया, जैसे राजा ऑफ बनारस, महाराज ऑफ पटियाला और श्री दिनकर राव। ये पहला मौका था जब इंडियंस को ऑफिशियली लॉ मेकिंग में शामिल किया गया, भले ही उनकी पावर एडवाइजरी ही थी। इस एक्ट की अगली प्रोविज़न लेजिस्लेटिव डिसेंट्रलाइजेशन की शुरुआत। पहले लॉ मेकिंग पावर सिर्फ कलकत्ता में सेंट्रलाइज थी, लेकिन इस एक्ट ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को फिर से कुछ लेजिस्लेटिव पावर दिए। बाद में बंगाल और नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में भी काउंसिल बनी। इससे प्रोविंस को लोकल लेवल पर लॉ बनाने की अथॉरिटी मिली। यहीं से धीरे धीरे इंडिया में प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की शुरुआत हुई। इसके हम तीसरे प्रोविज़न पे आए तो वाइसरायज ऑर्डिनेंस पावर। इस एक्ट ने वाइसराय को स्पेशल पावर दी। वो ये थी कि अब वाइसराय इमरजेंसी में ऑर्डिनेंस इशू कर सकता था, जो 6 महीने तक वैलिड रहेगा। इसका मतलब ये था कि अगर अर्जेंट सिचुएशन हो तो काउंसिल की अप्रूवल के बिना भी वाइसराय लॉ बना सकता है। ये क्लियरली दिखता है कि ब्रिटिशर्स ने भले ही पार्टिसिपेशन दी, लेकिन असली पावर अपने पास ही रखी। अगर इस एक्ट की इम्पोर्टेंस पे बात करें तो सबसे पहले ये पहला स्टेप था इंडियंस को गवर्नेंस में शामिल करने का। इंडियंस अब सिर्फ सब्जेक्ट नहीं थे, बल्कि काउंसिल में बैठ के लॉ मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने लगे। दूसरा, प्रोविंस को कुछ लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी दी गई। तीसरा, इस एक्ट ने आगे आने वाले रिफॉर्म्स की नींव रखी, जैसे काउंसिल ऑफ एक्ट 1892, मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1990। लेकिन याद रखें, 1861 का एक्ट अभी भी बहुत लिमिटेड था। इंडियंस के पास रियल डिसीजन मेकिंग पावर नहीं था। उनका रोल सिंबॉलिक और एडवाइजरी तक ही लिमिटेड था। इसके कंक्लूज़न पे बात करें तो दोस्तों, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 हमें ये सिखाता है कि कैसे ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे इंडियंस को पॉलिटिक्स में एंट्री दी। शुरुआत में बस सिंबॉलिक पार्टिसिपेशन दी गई ताकि रिवॉल्ट दोबारा ना हो सके। लेकिन ये एक्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का रास्ता खोला। ये वही मूवमेंट था जब इंडियंस पहली बार ब्रिटिश इंडियन गवर्नेंस का हिस्सा बने। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।